तो बेटा चैप्टर है डिसोल्यूशन और दिस इज अवर सेकंड लेक्चर। इससे पहले हमने डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग एक बात की थी कल हमने जो फर्स्ट लेक्चर में कि डिसोल्यूशन क्या है। हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन कहना है, रिटायरमेंट, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर और डेथ, उसको कहते हैं वैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड ओनली डिसोल्यूशन, हम इसको रेफर करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब बिजनेस बंद हो गया, धंधा बंद हो गया, काम नहीं चल रहा, सारे पार्टनर्स आपस में बंद हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा था कि फर्म का काम बंद हो जाता है तो फर्म के एसेट्स बेचे जाते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर रियलाइज्ड। तो कल एक डिफरेंस लिखा था हमने, ठीक है, वो डिफरेंस एक लिखा था हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा डिफरेंस था फर्म डेट और प्राइवेट डेट, उसके ऊपर आज मैं बीच में जाऊंगा डिस्कशन में। फिर क्या क्या इस चैप्टर में हमने टॉपिक्स करने हैं, ठीक है ना। कल वैसे एक शॉर्ट लिखा नंबर 1, पहले तो थ्योरी ऑफ डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन का मीनिंग एंड मोड्स, डिसोल्यूशन का इसमें से थ्योरी भी आ जाती है कभी भी 1-2 नंबर की, डिसोल्यूशन के मीनिंग एंड मोड्स कि डिसोल्यूशन होती कैसे है, ठीक है। फिर हमने कल ये कर लिया कल हमने, ठीक है। दूसरा डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ उसको एक ब्लू मोड पे, ठीक है। ये कल एक डिफरेंस दिया था, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तीसरा मोड्स ऑफ सेटलमेंट्स। बेटा जो कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि जब हमने अकाउंट खत्म करना है तो अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे होती है, दिस इज अ समवट थ्योरी पार्ट, ठीक है। लीगली कोर्ट के थ्रू सेटल होगा, आर्बिट्रेट इंटरमीडिएट के थ्रू सेटल होगा, या किसी पार्टनर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। फोर्थ टॉपिक जो कि हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन। इसकी अकाउंटिंग, उसके हिसाब, उसके रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं, दैट इज को, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या बनाएंगे, फर्स्ट विल बी अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा। एक हमने यहाँ पे लोन का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट करना है। लोन दो तरह का होगा, एक होगा बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन या बिफोर दैट, या बाय पार्टनर टू फर्म। ये हो गए दो बातें। तो ये लोन जो होता है, एक फर्म डेट और प्राइवेट डेट की डेफिनेशन समझो। एक ऑनर ने कौन सा पैसा, पार्टनर ने कौन सा पैसा फर्म को दिया है एज अ पार्टनर ऑनरशिप कैपेसिटी में, वो तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बट मान लो ए बी सी 3 बंदे काम कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, बीच में 6वें साल में फर्म को पैसा चाहिए था तो फर्म मार्केट से लोन लेने गई, 15% मिल रहा था, तो एक पार्टनर ने ऑफर किया मुझे 12% दे दो, आप वैसे पैसे ले लो। तो वो जो पैसा दिया पार्टनर ने वो किस कैपेसिटी में दिया है, एज अ लेंडर, एज अ, तो वो फर्म का डेट होगा। किसका डेट होगा, फर्म का डेट। तो प्राइवेट डेट और फर्म डेट के बीच में मतलब कौन सा डेट फर्म का है, कौन सा डेट किसी पार्टनर का है, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए लोन अकाउंट अलग से बनेगा। फिर तीसरा आएगा पार्टनर्स का, एंड चौथा आएगा कैश और बैंक, ठीक है, कैश और बैंक। क्योंकि लास्ट पेमेंट हमने इससे करनी, जितने भी एसेट्स की रियलाइजेशन होगी वो सारी की सारी हमें कहां से करनी है, कैश और बैंक से। और करंट अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट अगर होगा तो उसके बैलेंसेस कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और कल एक और केस बताया था, इन केस हमें ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बैलेंस शीट नहीं दी है तो हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट जिसको नाम क्या दिया जाता है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। एक ही टॉपिक से, ठीक है। चलो हेडिंग बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, ये नोट करके इसके आगे हेडिंग बनाओ रियलाइजेशन। चल हाँ कर लो, क्योंकि जब भी आपने चैप्टर पढ़ना है आपने ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आपने। चलो टॉपिक है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। पहले मैं आपको उस अकाउंट के ब्रॉडर
सिस्टम समझी बताता हूँ, ये भी बनाने को बोला था मैंने आपको वैसे, ठीक है। इस अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले तो उसका फॉर्मेट बीइंग अ लेजर अकाउंट नॉर्मल, बट डेबिट क्रेडिट कॉलम होगा एक, बट डेट का कॉलम नहीं आएगा क्योंकि रियलाइजेशन कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, रियलाइजेशन एक ही बार बनता है। कब बनता है? जब बिजनेस कंपनी से केस में भी अगर बंद होता है, कंपनी बंद होती है तो उसको लिक्विडेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? लिक्विडेशन। तो वहां पे भी रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। इफ यू गो टू द कॉलेज क्लास से वन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अकाउंट एक चैप्टर आता है, ठीक है। अब इसको हमने दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। दिस चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और दिस अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नॉर्मली एक अकाउंट की एक नेचर होती है, या तो रियल है, या तो पर्सनल है, या तो नॉमिनल है। बट ये ना हमारी बुक्स को क्लोज कर रहा है। क्या कर रहा है? तो पहली लाइन में जो बोल रहा हूँ ध्यान से दिमाग में बिठाओ, हमने सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी को खत्म करना है। हमने सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? एसेट्स को बेचकर, लायबिलिटीज को पे ऑफ करके, या सेटलमेंट वैल्यू डिसाइड करके। सो द फर्स्ट transaction we will do will transfer the balances of assets and liability to relation account। क्योंकि assets और liabilities को खत्म करना, तो सारे के सारे assets और liabilities हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रिलेशन। सारे के सारे asset liability कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ मैं, that is to sundry assets। क्या लिख रहा हूँ? to sundry assets। इसके अंदर जो जो assets हमारे पास asset side पे दिए हैं उनको नोट कर लेंगे। एट देयर बीवी मतलब बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू कहाँ की बन होती है? बैलेंस शीट पे, ठीक है। और उसके बाद ठीक है। तो हमारे पास डिसोल्यूशन दिन कितने के एसेट्स है हमारे अकॉर्डिंग, हाउ मच अमाउंट वी हैव पेड फॉर देम, पहले वो वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी की सारी लायबिलिटीज, सारी की सारी लायबिलिटीज ले ली जाएंगी एक्सेप्ट टू, दैट इज एनीथिंग बिलोंगिंग टू पार्टनर्स, आइदर चाहे वो लोन का हो, चाहे वो कैपिटल और करंट का हो। यानी पार्टनर्स के अलावा जो भी बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी है, मे इट बी क्रेडिटर्स, मे इट बी बिल पेबल्स, मे इट बी टैक्स, मे इट बी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है ना, मे इट बी एनी ट्रेड पेबल्स, ठीक है, मे इट बी थर्ड पर्सन लोन, ए एंड बी आर पार्टनर, किसी डी का लोन है तो डी पार्टनर है क्या आउटसाइडर है? तो आउटसाइडर का लोन आएगा। अच्छा मान लो ए एंड बी आर पार्टनर, मिसेस बी लोन है, तो आउटसाइडर होगा इनसाइडर होगा? पार्टनर मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, तो उसकी वाइफ का लोन आउटसाइडर, ऐसा भी आएगा, ठीक है ना। यू नीड टू गो वेरी केयरफुली कि ये एक्सटर्नल पर्सन है या इंटरनल। अगर मिसेस बी की जगह मिस्टर बी का लोन होता तो हम उसको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करते, यानी वो पॉइंट, ठीक है। अब सेंट्री का मतलब क्या होता है सचिन? टोटल सारा, ठीक है। तो सारे एसेट लायबिलिटीज पहले हमने ट्रांसफर किए, डेबिट तो रियल अकाउंट की तरह एसेट्स डेबिट हो गए, लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन बैलेंसेस आ गए। क्या आ गए? अब इन एसेट्स को बेचा जाएगा, तो पहली तो एंट्री क्या हुई? बेसिकली ट्रांसफर एंट्री होगी हमेशा पहले। क्या होगी? ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री मतलब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कहां ट्रांसफर किया हमने? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स को आपने अकेले अकेले लिखना है, अगर टू फर्नीचर है, टू फर्नीचर, टू लैंड, ऐसे अलग अलग, ठीक है ना। तो ये पहली एंट्री इस चीज की बनती है, ठीक है। दूसरी एंट्री लायबिलिटीज ट्रांसफर की है, उसकी एंट्री क्या होगी? सन्ड्री लायबिलिटीज टू। अब इसका मतलब अब बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज हो गए। अब जो भी पैसा आएगा और जाएगा वो किस अकाउंट में आएगा जाएगा? तो इसका मतलब कोई एसेट को बेचने में पैसे आएंगे तो वो भी कहाँ आएंगे, और कोई लायबिलिटी को पे ऑफ करने के पैसे आएंगे तो भी कहाँ आएंगे? This is for all recorded assets and liabilities. Recorded मतलब which are appearing in the balance sheet। ऐसा भी एक आगे के पॉइंट आएगा unrecorded assets and liabilities। क्या थे? Unrecorded assets and liabilities। उसको क्या करना है वो हम आगे चलेंगे, ठीक है। अभी हम रिकॉर्डेड को समझते हैं। अब हमने कल एक पॉइंट लिखा था,
सारे एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा। पर मान लो मेरे पास जैसे ये बेंच है या कोई फर्नीचर है, टेबल है, मुझे लगता है फर्नीचर मुझे खरीद लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? सॉरी, बिजनेस से खरीदा हुआ, बिजनेस बेचने जाता है, उसको लगता है सही वैल्यू नहीं मिलती, तो एक पार्टनर कहता है यार चलो इसके 2000 रुपए मैं दे दूंगा, इसके 20000, मतलब एक पार्टनर उसकी वैल्यू कह देता है कि आई विल पे फॉर दिस। ठीक है ना, ये बैंक को लोन देना है, मैंने कल बात की थी। तो कोई पार्टनर अगर रिस्पांसिबिलिटी ले लेता है किसी लायबिलिटी के लिए या किसी एसेट को टेक ओवर कर लेता है तो वो भी पॉसिबल है। ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? द पर्सन हु इज सेटलिंग द बुक्स होगा। ठीक है, वो सेटलिंग कौन करता है? वो एक थ्योरी मोशन है कि कोर्ट कहती है ऑर्डर दिया तो बिजनेस बंद हुआ, आपने कोई लीगल कंप्लायंस नहीं पूरा किया तो हुआ, म्यूचुअली पार्टनरशिप में लिखा ही था कि हमने 3 साल के लिए काम करना है, उसके बाद बंद कर देंगे फर्म। हाउ डज इट गोज इन द पार्टनरशिप, दैट वी नीड टू सी। ठीक है, सब्सिडियरी एसेट्स को अलग-अलग लिख सकते हैं, अलग-अलग ही लिखेंगे, अलग-अलग ही लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में भी लगता है। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी वैल्यू यहाँ आएगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर उसकी वैल्यू यहाँ आएगी, जितने होंगे वो लिख देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको कैटेगरी हेडिंग बना दी ना, ताकि आपको ध्यान रहे कि सारे एसेट इधर आते हैं, सारी लायबिलिटीज इधर आती हैं। अब एसेट्स को बेचा जाएगा, जब एसेट को बेचेंगे पैसे आएंगे कि जाएंगे? तो कैश और बैंक, मान लेते बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू एसेट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि जो रियलाइजेशन लिखा है क्योंकि रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, टू रियलाइजेशन। इसका मतलब इनके जो पैसे हमें मिले, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको? बाय बैंक फॉर कैश। जॉन जॉन से एसेट के देते वैल्यू मिली, हम उसको वैल्यूज को यहाँ पे लिखते जाए, बाद में ड्रॉ करके बाहर निकाल। क्योंकि कभी-कभी केस स्टडी आ जाएगी, पूछेगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट लाइफ। C was the intermediator, he is to be given a commission of 2% on the asset life, उसको कमीशन देनी है एसेट लाइफ पे, तो आपको उसकी कैश की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो हर पॉइंट को अलग से निकाल। ठीक है, अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है, लेट्स से ये हमारे पास 4 एसेट से 3 बिक गए, एक पार्टनर ले गया, उसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर उससे पैसे लेंगे ना, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये एसेट्स की सेटलमेंट, किसकी सेटलमेंट हुई? तो यहाँ पे जॉन तो एसेट बिक गया, ठीक है, जॉन सा पार्टनर ले जाएगा, उसका पार्टनर का नाम कौन सी अकाउंट में डालना है, चाहे करंट भी बना हो, हमने हमेशा कौन से एसेट को डालना है? कैपिटल। इसको डालना है कैपिटल। करंट अकाउंट चाहे गिवन भी हो, उसको क्लोज करना है, इसलिए उसमें कोई एंट्री नहीं डालनी। ठीक है, अब आ जाते हैं लायबिलिटी। ये एसेट्स के लिए होगी दोनों एंट्रीज, अब लायबिलिटीज के लिए एंट्री होगी। ठीक है, स्वयं क्या एंट्री होगी लायबिलिटीज की? रियलाइजेशन। बिल्कुल ठीक, रियलाइजेशन, जो लायबिलिटीज पे ऑफ हुई, अगर 2 दिन इकट्ठी हुई, उसने इकट्ठा बोला कि क्रेडिटर्स बिल पेबल सेटल फॉर 90,000, तो सीधा डाल दो। अगर एक-एक का अकेला दिए तो अलग-अलग एंट्री डालो। ठीक है, रिलेशन टू बैंक, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू बैंक। क्या लिखा जाएगा? लायबिलिटी जॉन से भी पे ऑफ की गई। ठीक है, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर लेता तो एंट्री क्या हो जाएगी? आप रिलेशन टू पार्टनर। अगर क्वेश्चन में बहुत सारी एंट्री मांगी हो, अब उसको इकट्ठा भी कर सकते हो, रिलेशन टू बैंक टू पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू पार्टनर कैपिटल। यहाँ तक समझ आया सबको? अब आज मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाने हैं, पहले मैंने वही क्वेश्चन करवाने जिनमें ये एंट्रीज है और एक क्वेश्चन इसका करवाना है, सिंपल एज दैट। अब इसके अलावा और कौन सी आइटम हो सकती है? पहला हमने काम क्या किया, एक अकाउंट बनाया रियलाइजेशन, उसमें हमने पहले एसेट्स को डाला। एसेट्स को कहां से उठा के डाला? बैलेंस शीट में से। सारे एसेट्स डेबिट साइड पे लिख दिए, सारी लायबिलिटीज, ये पहला पार्ट हो गया। इसका 1-1.5 नंबर मिल जाता है, उसका तो फॉर्मेट बना के प्रॉपर लिस्टिंग कर देते हैं। वैल्यू वही बैलेंस शीट वैल्यू, कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो उनकी जो हमें पेमेंट रिसीव होगी, उसकी एंट्री कितने पैसे मिले, अगर पैसे मिले तो बाय बैंक, अगर पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर। ठीक है, और ऐसे लायबिलिटीज की अगर तो पैसे मिले तो टू बैंक, दिए तो टू बैंक, और अगर पार्टनर ले गया तो टू पार्टनर। इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक नई आइटम आएगी, कोई एसेट वगैरह बेचा है, कोई लायबिलिटी जो इसके एक्सपेंसेस हमें पड़ेंगे। कोई बात नहीं। रियलाइजेशन जो कर रहा है
उसको बेचने के और लायबिलिटी को पे ऑफ करने पे कोई खर्चे होंगे, कोई पर्सन अपॉइंट किया उसको सैलरी होगी, कोई लेके आने जाने के खर्चे, उनको कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? तो वो खर्चा होगा वो यहाँ पे आएगा। पे कर रहे हो ना आप, क्या कर रहे हो? टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बेसिकली एंट्री होगी टू बैंक। क्या एंट्री होगी? टू, ब्रैकेट में लिखा जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसकी एंट्री भी क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन टू। अब होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे जब करोगे ना चैप्टर, तो एंट्री दो तीन ही आनी है, या बैंक टू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन टू बैंक। बताइए 4 एंट्री ज्यादातर आएंगी, बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर। 90% केसेस में यही 4 एंट्रीज आएंगी। लेकिन नरेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर हमने नरेशन नहीं लिखी तो वो किस चीज के लिए एंट्री है वो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा? वो विल कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है, किधर आया तो क्या आएगा? अगर किधर आया तो क्या होगा? और इन दोनों में से एक होगा। और प्रॉफिट और लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। मतलब सारे पार्टनर्स को। कौन सी रेशियो में? क्योंकि ओनली रेशियो न्यू तो है ही नहीं कोई, तो उस पे यहाँ पे लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी ए बी सी, लेट्स से 3 पार्टनर्स। कैसे? बिजनेस बंद हो गया, रेशियो क्यों चेंज करनी? सर अपन आपको उसका भी टोटल निकालना है। इसका हाँ, जब टोटल करना है, ये तो लाइन मैंने ऐसे बनाई, आपने इन सारी आइटम्स को टोटल करना है, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। एक तरह से देखो ना, आपने बोला मेरे एसेट इतने के थे, इतने पैसे आए, इसमें कोई एसेट सस्ता बिका होगा, कोई महंगा बिका होगा, कर ले का प्रॉफिट लॉस में निकालोगे। जैसे 3 लाख के एसेट से मान लो 5 लाख के बिके, 4 लाख की लायबिलिटी से मान लो 3 लाख में चली गई, तो 1 लाख यहाँ भी बचा, 2 लाख वहाँ भी, 3 लाख नेट गेन आ जाएगा। नहीं होती यहाँ पे, यहाँ तो बिजनेस खत्म हो गया ना, बिजनेस बंद हो जाएगा इसके बाद। हाँ तो बीच में हो जाए तो उस दिन बैलेंस शीट नहीं दी होगी तो उस दिन की बैलेंस शीट बनाएंगे, वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन जाएगी। जिस दिन डिसोल्यूशन होगी उस दिन पहले बैलेंस शीट चाहिए। अगर डिसोल्यूशन से पहले कोई पार्टनर रिटायर हो गया फिर तो न्यू रेशियो भी आएगा। देख, अगर रिटायरमेंट हुई उसके 2 महीने बाद डिसोल्यूशन हुई, डिसोल्यूशन वाले दिन हमें एक फ्रेश बैलेंस शीट चाहिए, और आपको 90% क्वेश्चन में दी होगी, 30 तक क्वेश्चन वो बोले, 30 से 40 वाले वो इनमें बैलेंस शीट नहीं गिवन। तो उस केस में हमें स्टेप 0 कल बताया था ना कि हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अभी डेथ वगैरह में तो चल जाता था बिना बैलेंस शीट के, लेकिन वहां पे क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, वो अगले साल 31 मार्च को बन जाएगी। जिस दिन बिजनेस बंद हुआ तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट लास्ट बैलेंस शीट मानी जाएगी, और उसके बेसिस पे हमने अकाउंट बनाना है। इतना क्लियर है सबको? समझ आया? ठीक है, अगर इसको इस तरह से नोट करना है तो नोट